हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था लिखने के लिए। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नेट ज़ीरो की। जो कि आपको पता है, मोदी जी ने कहा था ग्लासगो एग्री समिट के टाइम इन लंदन, जहाँ पे मोदी जी ने कमिट कर दिया था कि भारत नेट ज़ीरो बन जाएगा बाय 2070। नेट ज़ीरो का मतलब जो हमारा टोटल एमिशन है कार्बन का, और जो हमारा टोटल कैप्चर है, कार्बन कैप्चर जो हम वापस एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम जितना जो हमारा नेट एमिशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि नेट जीरो का मतलब क्या होता है। तो नेट जीरो, हम अपना टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट आपको एक ग्लांस दे रहा था कि आज हमारा टॉपिक है क्या। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा कि स्टडी फंडा का अभी क्विक इन्फो ग्रुप है 2023, उस पे नया ऑफर निकला है। अब वो आपको जो ऑफर है, आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। वो आपको बहुत मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। आई थिंक 444 प्राइस है, कंफर्म नहीं हूँ प्राइस के बारे में। आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए, वहां से आपको प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो इस क्विक इन्फो ग्रुप का प्राइस है, वो बहुत ही नीचे आ गया है। ये बेस्ट, आई थिंक आपके लिए बेस्ट टाइम है अगर आपको क्विक इन्फो ग्रुप ज्वाइन करना है। क्विक इन्फो ग्रुप के एडवांटेजेस एक बार क्विकली देख लेते हैं। इसमें क्विज होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, मैपिंग इमेजेस होती हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यूज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल पोस्ट होते हैं, करंट अफेयर क्लिप्स डली रहती हैं, और इंपॉर्टेंट पेपर टू के टॉपिक्स भी आपको क्विक इन्फो ग्रुप पे ही मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी आपकी 5 सितंबर 2023 तक रहती है। तो आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक था नेट जीरो बाय 2070। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्लासगो क्लाइमेट समिट हुई थी, COP26, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम भारत नेट जीरो बन जाएगा 2070 तक। बट 2070 तक नेट जीरो बनने के लिए भारत को बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है। तो हम देखेंगे कि भाई, भारत अगर नेट जीरो बनता है तो इससे भारत को क्या एडवांटेजेस हैं, इससे नेट जीरो बनने में क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, और क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, और क्या इसका वे फॉरवर्ड है। देखिए, ये जो आज का वीडियो है, आई थिंक शायद थोड़ा सा लंबा जाए और थोड़ा सा आपको लेंदी लगे, क्योंकि ये टॉपिक ना कई डायमेंशन से आ सकता है। तो मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयार किया है, ताकि नेट जीरो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाए, किसी भी डायमेंशन को खोल दे, आपके पास इनफ मटेरियल हो लिखने के लिए। तो इसी थॉट के साथ मैंने इस मटेरियल को आज तैयार किया है। तो आज ये हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि भारत को कैसे बेनिफिट करेगा नेट जीरो। अगर हम 2070 तक बन जाते हैं तो हाउ विल इट बेनिफिट इंडिया। तो मैं आपको बताने से पहले चाहूंगा कि आप वीडियो को पहले 2 मिनट पॉज करें और अपने मन में थोड़ी बम्बार्डिंग करें इस टॉपिक की। क्या हो सकता है, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि क्या बेनिफिट हो सकता है भारत को नेट जीरो बनने से। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है ट्रेड बैलेंस। जैसे कि आपको पता है, इंडिया अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए मेजरली अपने इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, जिससे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई चला जाता है। तो अगर हम नेट जीरो बनते हैं 2070 तक, तो इसका मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारा इंपोर्ट्स है फॉसिल फ्यूल्स का, वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा, और जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरा पॉइंट हमारा एम्प्लॉयमेंट। कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर भारत ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करता है तो भारत 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट करेगा तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्री, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, वहां मल्टीपल जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी अगर भारत नेट जीरो में इन्वेस्ट करता है 2070 तक बनने के लिए। अगर भारत नेट जीरो बनता है 2070 तक, तो भारत कई सारी जॉब्स क्रिएट कर सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तीसरा हमारा बहुत ही मेन पॉइंट है, एक लेंसेंट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ की रिपोर्ट आई थी। भारत में 16 लाख डेथ्स सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हुए हैं, और इसमें भी मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। अगर भारत नेट जीरो बनता है 2070 तक, तो इसका क्या एडवांटेज होगा, ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो 16 लाख डेथ्स हो रही है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं हमारे सिटीजन को, जो कि उनका फंडामेंटल राइट भी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है,
भारत विश्व गुरु बन सकता है, ग्लोबल लीडरशिप शो कर सकता है। कैसे? अगर भारत सबसे पहला देश बन जाएगा या वन अमंग द फर्स्ट कंट्रीज बन जाएगा टू इन्वेस्ट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, तो उसमें इनोवेशन होगी। तो भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर इनोवेशन करेगा तो वो एक्सपोर्ट भी करेगा, वो दुनिया को रास्ता दिखाएगा कि ग्रीन एनर्जी, जो नेट जीरो का पाथ है या जो इन्वायरमेंट के साथ हार्मनी का पाथ है, उस पर चला कैसे जाता है। मतलब इंडिया सबका मार्गदर्शन कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज से हमें कैसे बचना है, एक ग्लोबल लीडरशिप वाली अथॉरिटी दिखा सकता है इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें और भी सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि भारत को कैसे बेनिफिट होगा नेट जीरो से। आप चाहें तो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, हाउ विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम बिकमिंग नेट जीरो बाय 2070। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द चैलेंजेस। भारत में कई सारे चैलेंजेस हैं, अब एक एक करके हम सारे चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आपको पता है भारत की 75% इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल पावर प्लांट से आती है। इसका जो ट्रांजिशन है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ये बहुत बड़ा खुद में चैलेंज है। ये हमारा पहला चैलेंज हो गया। दूसरा क्या हो गया? जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन्होंने बड़ी बड़ी समिट में वादा तो कर दिया, पेरिस समिट में, ग्लासगो समिट में, कि हम भाई आपको क्लाइमेट फाइनेंसिंग देंगे, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी देंगे। बट इनकी जो कमिटमेंट थी उसका अभी हाफ क्या, वन फोर्थ भी नहीं आया है। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है नेट जीरो बनने में। इंडिया ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई नेट जीरो 2070 तक जो हमारा प्रॉमिस है वो हॉलो है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही हैं। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मनी। भारत ने जो फिगर निकाला है कि उसे कितना अमाउंट चाहिए पड़ेगा नेट जीरो बनने के लिए, वो अराउंड 85 ट्रिलियन रुपीज है। आप सोचिए 85 ट्रिलियन रुपीज। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा पैसा होता है ये। भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर यही पैसा हम हेल्थ में लगाएं, हम एजुकेशन में लगाएं, तो उसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा होंगे बजाय क्लाइमेट चेंज के, जो कि मेजरली किसकी वजह से हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। हिस्टोरिक जो एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज के बहुत ज्यादा है। इंडिया इंडिया का तो नाम के बराबर में नहीं है हिस्टोरिक जो एमिशंस हैं। तो इतना ज्यादा अमाउंट जो लग रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अरेंज करना। हमारा चौथा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी 60% जो एनर्जी सोर्स है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। जो इंडिया, अगर हमें नेट जीरो बनना है 2070 तक, तो जो 60% इंडस्ट्रियल सेक्टर का एनर्जी सोर्स होना चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। अभी आ कितना रहा है? 15%। तो आप सोचिए 15 से 60 जाने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम के अलावा कितनी सारी हमें पॉलिसीज चेंज करनी होगी, कितना ज्यादा हमें इंसेंटिवाइज करना होगा, और इससे हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस है वो भी हट कर सकती है। क्योंकि एक सडन चेंज, जहां पे आप सिर्फ 15% एनर्जी यूज कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी से, उससे 60% पे जाना कई सारी चीजों को क्या बोलते हैं, दिक्कत में ला सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा हर्ट हो सकता है इससे। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 15% से 60% पे जाना इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर 60% तक जाना है तो आपको बहुत ज्यादा हेफ्टी फाइनेंस चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए, और ऊपर से जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो वेरिएबल हैं, वो कांस्टेंट सप्लाई नहीं दे सकते। इससे हमारी इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है वो भी हर्ट हो सकती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए हमारे अगले पॉइंट पे। अगला चैलेंज क्या है? तो आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो वन ऑफ द मेजर एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, जो हमारी गाड़ियों से निकलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे या कहीं भी, जो पीछे साइलेंसर लगा रहता है, वहां से जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर भारत को नेट जीरो बनना है 2070 तक, तो इसका मतलब है 40% जो पैसेंजर व्हीकल है और बसेज है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनना होगा, और वर्चुअली सारी दो पहिए गाड़ी हैं, जो तीन पहिए गाड़ी हैं, उनको तो ईवी पूरा, मतलब 100% ट्रांजिशन टुवर्ड्स ईवी करना होगा। तब हम नेट जीरो अचीव कर सकते हैं 2070 तक। तो आप समझ रहे हैं इतना बड़ा ट्रांजिशन खुद में कितना बड़ा चैलेंज है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैंने इसमें क्या कहा। अब हम देखेंगे भारत ने इसमें क्या क्या किया, भारत ने क्या स्टेप्स लिए नेट जीरो बनने के लिए 2070 तक। तो आपको मैं बता दूं कि भारत ने बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच ली है नेट जीरो बनने के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि इन्वायरमेंट की बहुत महत्व है। भले ही डेवलप
कंट्री सिर्फ कमिटमेंट्स दे, कोई वादा पूरा ना करे, बट इंडिया अपनी कमिटमेंट को ध्यान रखता है और उसको पूरा करने की 100% कोशिश करता है। तो इसी कंटेक्स्ट में भारत ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया 2021 में। बल्कि भारत का एम भी है कि हम नेट एक्सपोर्टर बन जाए ग्रीन हाइड्रोजन के। दूसरा क्या, इथेनॉल ब्लेंडिंग आपको पता होगा 20% अचीव करनी है 2025 तक, जिससे जीएचजी की जो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस की एमिशन है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगी। फेम स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए, और बल्कि जो फेम स्कीम के बाद नीति आयोग का एक विजन डॉक्यूमेंट आया था, उसने कहा था कि भाई 30% जो टोटल व्हीकल्स है भारत की सड़कों पे वो 2030 तक ईवीज हो जाएंगे। तो आप देखिए इंडिया इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा है, इतना ज्यादा कंसर्न है एनवायरमेंट के बारे में, इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज जो सिर्फ वादा करते करते कुछ नहीं है। नया व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, ये ऑब्वियस सी बात है, जो पुरानी व्हीकल्स हो गए हैं जो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं उनको बंद कर देंगे। उनके अलावा जो नई गाड़ीज हैं न्यूअर टेक्नोलॉजीज के साथ, मोस्टली ईवीज, वो प्रमोट होंगी। तो ये भी एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव है भारत का ग्रीन हाउस गैस सॉरी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रोल करने के लिए। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और क्या करना चाहिए भारत को नेट जीरो अचीव करने के लिए? तो भारत को अपने पावर सेक्टर को एक बार फिर से रिवैम्प करने की जरूरत है। आपको भी पता है कि जो कोल सेक्टर है उसको बिल्कुल वैनिश होना पड़ेगा, मतलब 99% कोल को गायब होना पड़ेगा, और 99% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी से आनी पड़ेगी, तब हम नेट जीरो बन सकते हैं 2070 तक। हमें ग्रीनर सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना होगा, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ये बहुत मेजर जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कौन कौन से, सीमेंट, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, इनको फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सोर्सेज पे आना पड़ेगा। और ये हम इनको कैसे इंसेंटिफाइज कर सकते हैं? सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब आप लिमिट लगा दो कि एक इंडस्ट्री सिर्फ इतना ही एमिट कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, अगर इनको और एमिट करना है तो दूसरी इंडस्ट्री से इनको खरीदना पड़ेगा। और जितना भी एमिशन होगा वो एक लिमिटेड अमाउंट में होगा, अनलिमिटेड एमिशन नहीं होगा। उसके बाद आप एक कार्बन टैक्स लगा दो कि अगर इंडस्ट्री इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, तो उसका टैक्स उसको भारत सरकार को देना होगा। उस टैक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और नेट जीरो अचीव कर सकते हैं 2070 तक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कार्बन न्यूट्रल प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाती है, ना कि बॉटम्स अप अप्रोच, जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। तो गवर्नमेंट को सारे स्टेट और यूटीज को एनकरेज करना चाहिए कि वो कार्बन न्यूट्रल प्लानिंग करें। मतलब जो भी वो डेवलपमेंट पॉलिसीज ला रहे हैं, जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कोशिश करनी चाहिए कि वो कार्बन न्यूट्रल हो। और ये जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की और जो स्टेट है सिक्किम का, वो ऑलरेडी ऐसे इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया क्या क्या करना चाहिए। अब बारी आती है कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन में क्या लिखें। तो जैसे जैसे हम सब ने अभी तक इतना डिस्कस किया, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है तो हमें इमीडिएट और स्वीपिंग चेंजेस करने होंगे। हमारे टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, या हमारे रेगुलेशंस हो गए, पॉलिसीज हो गए, इन सब में हमें मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। और मेजर चेंजेस की वजह से क्या होगा, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का। मतलब फंडामेंटली चेंज करना पड़ेगा हमें इंडियन इकोनॉमी की जो वर्किंग है। पर क्लाइमेट इमरजेंसी को देखते हुए, जैसा कि हम सबको पता है, ये एक बहुत मच नीडेड ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हमें क्लाइमेट इमरजेंसी, अभी रिसेंटली सिंथेसिस रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, उसमें कहा था कि जो बजट है, हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से तो बढ़ने से रोक ही नहीं सकते जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। बट अगर हमें कोशिश करनी है कि कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये लिमिट ब्रीच कर गई ना, देयर विल बी डिवास्टेशन एवरीवेयर। साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे, हीट वेव्स बढ़ जाएंगी, मतलब सर्वाइवल की लड़ाई है। तो इसलिए अगर हमें फंडामेंटल चेंजेस करने भी पड़े इकोनॉमी के तो ठीक है, बट ये जरूरी भी है। ये एक कंक्लूजन दे सकते हैं आप। दूसरा आप कंक्लूजन क्या दे सकते हैं इसके अलावा, कि ठीक है क्लाइमेट इमरजेंसी है, बट इंडिया को अपने डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया शुड नॉट पे द प्राइस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हो रहा है। क्योंकि उनके जो हिस्टोरिकल एमिशन से बहुत आई हैं, उनका जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उसकी वजह से जो हिस्टोरिकल एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं पुरानी वाली एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इंडिया को अपने डेवलपिंग जो स्टेट है या जो डेवलपमेंट है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए।
बट इंडिया को अपनी 100% कोशिश करनी चाहिए कि हाँ वो एक क्लाइमेट फ्रेंडली कंट्री बन पाए, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करे। बट इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज को भी फोर्स करना चाहिए ताकि क्लाइमेट इक्विटी इन्फोर्स हो सके। तो आप एक ये भी बैलेंस्ड कंक्लूजन ले सकते हैं कि क्लाइमेट इक्विटी वाला पॉइंट दे सकते हैं कि इंडिया को नेट जीरो अचीव करने के लिए 2070 तक क्लाइमेट इक्विटी पे भी फोकस करना चाहिए ताकि इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो हर्ट ना हो। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आज के टॉपिक के लिए कवर कर दिए हैं। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आज के टॉपिक में ज़रूरत है। आपको मैंने पूरा नेट ज़ीरो समझा दिया है कि नेट ज़ीरो होता क्या है, 2070 तक भारत कैसे अचीव करेगा, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट स्टेप्स हैं। और ये मटेरियल जिनको नहीं पता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ एक 10 रुपए का कोर्स होगा पेपर टू का, उसको परचेज करिए। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं और अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको बस जाना है, क्लास देखनी है, कौन सी क्लास की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। उसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा जो अभी भी लिख नहीं रहे हैं कि आप सब प्लीज लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। लिखना बहुत जरूरी है सर, बिना लिखे सही में कुछ नहीं होगा। आप स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं सुबह टॉपिक पोस्ट करता हूं, वहां से आप अपना टॉपिक उठा सकते हैं। मैं शाम को उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ ना, इतना विश्वास मानो, अगर आपने इतना भी रेप्लिकेट कर दिया ना, मतलब आपके 100+ आने से कोई नहीं रोक रहा, नो वन। मतलब इतना अरेंज फॉर्मेट में मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रॉपर पॉइंट वाइज कंटेंट दे रहा हूँ, प्रॉपर अरेंज कंटेंट दे रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कैसे लिखना है, क्या कंक्लूजन दे सकते हो। मैं आपको कंक्लूजन में भी मल्टीपल डायमेंशंस को समझा रहा हूँ कि हाँ आप मल्टीपल साइड्स ले सकते हो, मल्टीपल साइड्स नहीं, मल्टीपल व्यू से आप कंक्लूजन को देख सकते हो और अपने व्यू पॉइंट को जो आपको सही लगे वो कंक्लूजन ले सकते हो। तो आप समझ रहे हैं, आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मटेरियल सब कुछ मिल रहा है, वो भी फ्री में। आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी कोच, मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, कोई भी कोचिंग इतना फ्री मटेरियल दे रही होगी पेपर टू के लिए। मतलब आप पूरी अपनी पेपर टू की तैयारी इस सीरीज पे बेस्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड इस सीरीज के साथ आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, जैसे कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है पेपर टू के करंट अफेयर्स के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जनवरी से चालू कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो हम 100 टॉपिक्स करेंगे कि 1 से 1.5 साल में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हम सबको कवर कर पाए। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड योर CAPF एग्जामिनेशन 2023।